नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान किसान धर्मांतरण से हटकर इन दिनों एक और मुद्दा छाया हुआ है और वो है प्रदेश के नेताओं का उत्तर प्रदेश दौरा। उत्तर प्रदेश की सियासत के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि नेताओं के दौरों पर सियासत क्या जरूरी है? सीएम के दौरे से सरकारी काम क्या प्रभावित हो जाता है? सीएम के यूपी दौरे पर बीजेपी को आखिर आपत्ति क्यों है? रमन सिंह राष्ट्रीय राजनीति से आखिर दूर क्यों रह रहे हैं? छत्तीसगढ़ में मुद्दों की क्या कमी है जो इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत में मुद्दों की कमी नहीं है। धान किसान धर्मांतरण समेत कई मुद्दे हैं जिस पर समय समय पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने और निशाना साधने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ की सियासत में एक और मुद्दा छाया हुआ है। वो प्रदेश की सियासत से नहीं बल्कि प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के उत्तर प्रदेश दौरे से है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल को पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, तो चुनाव को लेकर उनका उत्तर प्रदेश दौरा बना रहता है, जिस पर बीजेपी तंज कसती रहती है। अब चंद रोज पहले पूर्व सीएम रमन सिंह उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए तो कांग्रेस भी तंज करने से पीछे नहीं रही। सीएम का कहना है कि यूपी चुनाव से पहले रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है, ये तो अच्छी बात है। मेरे कारण से यदि रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है तो अच्छी बात है, अन्यथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बाद भी उसे कहीं कोई काम दिया नहीं जाता था। और उत्तराखंड गए थे तो मुख्यमंत्री बना कर आए थे, वो केवल 4 महीने चले, उसके बाद उसको इस्तीफा देना पड़ा था। तो रमन सिंह जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी हमने कल्पना नहीं की। इससे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगातार उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर निशाना साधते रहे हैं। रमन सिंह ने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। वहाँ के प्रिमिटिव ट्राइब्स से 22 से 25 लोग एक हफ्ते के अंदर इनकी मौत हो जाती है। वहाँ जाकर आदिवासियों के बीच बैठकर उनके मृतक परिवार को सांत्वना देने का टाइम नहीं है इनके पास। मगर चूँकि प्रियंका यहाँ पे नेतृत्व कर रही है तो उनके सारे आंसू लखीमपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के लिए बचा के रखे हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लिए कोई संवेदना उनकी बाकी है कि नहीं? पूर्व सीएम रमन सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद ज्यादातर राष्ट्रीय राजनीति से दूर ही रहते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस रमन सिंह पर तंज कसती रहती है। वहीं सीएम भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद भले ही ना मिला हो, लेकिन पार्टी उन्हें चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपती रही है। अपनी जिम्मेदारी को लेकर सीएम दूसरे प्रदेशों का दौरा करते रहते हैं, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के नेता सवाल उठाते रहे हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मसला काफी गंभीर है और सियासत भी इस पर होती हुई नजर आ रही है। चर्चा करते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा सर हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपसे ही समझ लेते हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थितियां हैं कि मुख्यमंत्री अगर एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में, यही वजह है कि बीजेपी को डॉक्टर रमन सिंह को भी एक्टिव करना पड़ा? अब देखिए, अभी तक तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं, बात माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल सही है कि डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से उनको जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर दी जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको जो महत्व दिया जाना चाहिए, उसके बजाय उनके नेता कभी आ जाते हैं तो उनके आगामी चेहरे के लिए सामने प्रश्न चिन्ह पैदा कर देते हैं, और कभी कह देते हैं, कभी कुछ तय नहीं है, और कभी कुछ कह देते हैं। तो निश्चित रूप से जब हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का दौरा असम होता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी को असम बुलाया जाता है। जब हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का दौरा उत्तर प्रदेश होता है तो उनको उत्तर प्रदेश बुलाया जाता है। तो ये अच्छी बात है।
अगर मान लीजिए भूपेश बघेल जी के मुकाबले में ही उनको राष्ट्रीय स्तर पे अगर उपयोग किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं। तो जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब भी अगर उनके दौरे हुआ करते थे, तब भी अगर उन्हें जिम्मेदारियां मिलती थी, तब फिर किसके मुकाबले में मिलती थी, तब फिर किसके अनुपात में आप देखते थे? नहीं, तब तो उनका काफी महत्व था। वो मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के गिने चुने मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती थी। कभी तो उनको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में उनका शुमार था और ये माना जाता था कि आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह ये राष्ट्रीय राजनीति के, भारत के राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे। तो उसके मुकाबले में ही हम देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री की हैसियत से जो तरजीह, जो महत्व माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को मिला करता था, अभी उनके चुनाव हारने के बाद खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता ने जब उनको 14 सीटों का जनादेश दिया है, तो शायद छत्तीसगढ़ की जनता ने रिजेक्ट किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया है। और बीच बीच में जैसे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत दिखती है, उसी तरह से वो भी दिखती है। चलिए ठीक है, साथ में रखें डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इन बयानों को, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से उबाल देखने को मिल रहा है, उसे कैसे समझा जाए? देखिए दीपेश जी, आप अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। दोनों लीडर्स छत्तीसगढ़ के हैं। बात चल पड़ी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां से पूरे देश की केंद्रीय राजनीति की इबारत को लिखा जाता है। ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही। पीछे कारण भी है कि लोकसभा की बहुत लगभग 80 सीटें पहले 85 होती थी, उत्तर प्रदेश से जाती हैं। और अभी कांग्रेस का पूरा फोकस, जो प्रियंका जी जो वहां प्रयास कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें हिल गई हैं, बुरी तरह से हिल गई हैं, बड़ी बुरी स्थिति है। जबकि उत्तर प्रदेश नेहरू गांधी परिवार का ओरिजिन माना जाता था जी, भले वो बाहर से एंड के से थे, लेकिन बेसिकली उनका गढ़ था। और आज वहां क्या हालत है, ये हालत हो गई कि राहुल गांधी जी को भी वहां से हारना पड़ा जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर अगर विजिट करता है तो भाजपा उसको फोकस करेगी। इसके पीछे और भी कारण है। रमन सिंह जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी भी वाजिब है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उत्तर प्रदेश का बड़ा महत्व है। और कांग्रेस के पास इस समय जो एक्टिव फेस है प्रियंका के बाद केंद्रीय राजनीति से हटके, तो रमन सिंह जी भूपेश बघेल हैं जी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल। तो अगर भूपेश बघेल को फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं रमन सिंह राष्ट्रीय राजनीति में चमकेंगे, क्योंकि मुद्दा उत्तर प्रदेश का है यहाँ। अब आप देखिए कि ही हैज बीन चीफ मिनिस्टर 3 टाइम्स, तो वो छोटे मोटे नेता तो वो भी नहीं है, लेकिन वक्त की बलिहारी है कि जिस व्यक्ति को एक जमाने में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और रमन सिंह एक कैडर के लीडर्स माने जाते थे, बिल्कुल आज उनके हालात क्या हैं। तो ये बिल्कुल प्रथम पंक्ति के नेताओं में कहीं ना कहीं जब उन्हें गिना जाने लगा था, उसके बाद आखिरकार सत्ता जाते की जो सक्रियता कम हुई है, वो एक महत्वपूर्ण सवाल है। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मेरे कारण अगर उनकी सक्रियता उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ी है तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि उनको पार्टी इस स्तर पर ले जाएगी कि 15 साल के मुख्यमंत्री को सही तरीके से काम भी नहीं दिया जाएगा पद के नाम पर भी। देखिए दीपेश जी, डॉक्टर रमन की हैसियत नापते नापते पूरी कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि न तो ये पंजाब में अब टिक पाए हैं, अमरिंदर सिंह किस स्थिति में खड़े हैं मालूम है, न तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में सरकार चली गई। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को क्यों कहना पड़ रहा है, आपको भी मालूम है कि उनकी कुर्सी लगातार हिल रही है, और इस कदर हिल रही थी कि दिल्ली में 54 विधायकों को ले जाकर वहां शक्ति प्रदर्शन करना पड़ गया था। निगम मंडल के अध्यक्षों को भेजना पड़ना था। मुझे तो ऐसा लगा कि बूथ कमेटी के अध्यक्षों को भी भेजने की आवश्यकता न पड़ रहा है। तो इसलिए सामान्यतः ये होता है, ये रमन सिंह जी की हैसियत देखिए, आदमी डरता क्यों किसी का नाम लेता है बार बार। इस छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को मालूम है कि डॉक्टर रमन का चेहरा जो 15 साल तक
15 साल किसको कहते हैं? इनको सत्ता प्राप्त करने में 15 साल लग गई। इनको डर भय है कि इनकी सरकार की तुलना एक बार फिर से पिछली सरकार से हो रही है और आने वाला समय ऐसा ना हो कि 23 में एक बार फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बने और ये फिर 15 वर्ष के लिए बनवास में चले जाएं, कहीं ये स्थिति ना हो। इसलिए स्वयं जब आदमी कमजोर होता है तो स्वयं अपने आप को कहता है कि मेरे कारण तुम्हारी हैसियत बदल गई या मेरे कारण तुमको राजनीति में पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस है ये सत्ता के साथ में अपने स्तर और अपने पैमाने को नापती है और भारतीय जनता पार्टी एक बार मुख्यमंत्री हो ना हो, लेकिन जब वो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मुझे लगता है क्योंकि संगठन की स्थिति या संगठन का अनुभव इनको है नहीं, ये नेता आधारित पार्टी है कांग्रेस, इसलिए वो संगठन के महत्व को नहीं समझ सकते। इनको ये लगता है कि मुख्यमंत्री व्यक्ति है तो ठीक है और नहीं है तो कोई हैसियत नहीं। तो मुझे लगता है शायद इसी नासमझी के कारण भूपेश बघेल जिस तरह का बयान कर रहे हैं, लेकिन इन सबके पीछे एक सत्यता ये है कि कुर्सी अपनी बचाने के चक्कर में वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मैं ही लड़ रहा हूं अकेले, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मैं ही लोकप्रिय आदमी हूं, मैं ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूं, लौट रहा हूं इसलिए मेरी जी सुरेंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ी, छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र उत्तर प्रदेश में हुआ, एक ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर वे वहां पर एक्टिव नजर आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह के वहां पर पहुंचने से, उनके वहां पर पहुंचकर छत्तीसगढ़ के मॉडल को उजागर करने से, उनके वहां पर पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ के मॉडल की खामियां गिनाने से कहीं कोई डर की स्थिति है? यही वजह तो नहीं कि इस तरह का बयान सामने आया हो कि हमारे बाद तो सक्रियता बढ़ी उनकी? नहीं दीपेश जी, दरअसल में ये बात बिल्कुल सही है और संजय भाई ने बहुत सारी बातें कही। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह 15 साल इस प्रदेश के मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उनकी हैसियत जो है भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष नेताओं में उनकी गिनती थी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद से उतरने के बाद उनकी परिस्थितियों में अंतर आया है, इसमें कोई संदेह है नहीं। इसको चाहे वो कोई स्वीकार करे चाहे मत करे, सामान्य रूप से राजनीति में कोई भी व्यक्ति जो देखता है वो समझता है, उस बात को समझ में आ रहा है जी। अब दूसरी बात यह है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर रमन सिंह के जाने से लाभ होगा या नहीं, ये प्रश्न आपने किया। नहीं, कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं, मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि बीजेपी को लाभ हो या ना हो। सवाल ये है कि अगर छत्तीसगढ़ मॉडल को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भुना रही है और डॉक्टर रमन सिंह वहां पर पहुंचकर उसकी खामियां गिना रखे गए, तो कांग्रेस को नुकसान होगा या नहीं? ये निश्चित रूप से जैसे देखिए छत्तीसगढ़ में किसानों का महापंचायत हुआ, राकेश टिकैत सहित तमाम हिंदुस्तान के किसान छत्तीसगढ़ के राजीव में आए, उन्होंने सभा की और सभा करने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी प्रदेश में किसानों को सही हक मिल रहा है, सही मूल्य मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। नहीं, और अगर यही बात को डॉक्टर रमन सिंह वहां जाकर नकार रखेंगे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या होती है, छत्तीसगढ़ में किसानों की डेथ होती है, छत्तीसगढ़ में सिलगेर जैसे मामले होते हैं, वहां पर तो पैसों की जो सौगात है या फिर ये कह लीजिए कि जो आर्थिक मदद होनी चाहिए वो नहीं दी जाती है, छत्तीसगढ़ में मामले होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर मरहम लगा दिया जाता है। दीपेश जी, दरअसल में देखिए हिंदुस्तान बहुत 70 साल आगे बढ़ चुका है और झूठ जो है, झूठ का कोई अर्थ नहीं होता जी। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसको आज सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तमाम लोग जानते हैं और लखीमपुर खीरी के मुकाबले में या हाथरस के मुकाबले में यहाँ की बातें की जाएंगी। यही तो दिक्कत हो जाती है ना सर कि राजनीतिक दल फिर तुलना करने लगते हैं कि हमारे प्रदेश की स्थिति उसके प्रदेश से अच्छी है, हमारे यहाँ के नेता की जो छवि है उसके यहाँ से अच्छी है। मैं लौट रहा हूँ सर, मैं इस छवि पर जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इस तरह की तुलना से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट करके डॉक्टर सत्यप्रकाश का रुख करूंगा। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, एक ऐसा नेता जिसकी लगातार राष्ट्रीय राजनीति में छवि उभर रही हो, जो लगातार उस स्तर पर जा रहा हो जिसकी तुलना भविष्य के एक बड़े नेता के तौर पर होने लगी हो और जो लगातार राष्ट्रीय मंच पर शिरकत करता नजर आ रहा हो, उसके द्वारा इस तरह से तुलनात्मक बयान देना, वो भले हास परिहास में दे दिया गया हो, उस पर हम नहीं जा रहे, लेकिन क्या मायने रखता है? जी 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 दीपेश जी, एक चीज हम समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी ऐसी माटी है जहां से जो भी मुख्यमंत्री निकले उन्होंने अपनी सरकार को ऐसे चलाया कि उनने देश में नाम किया, चाहे रमन सिंह जी हो या भूपेश बघेल हो। नो डाउट
रमन सिंह जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, उनके कुछ कार्यकाल का समय ऐसा बेहतर रहा कि उसने देश में एक अलग छवि निर्मित की। आज भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं अपने काम के आधार पर देश में अपना नाम तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी में एक बड़ी जगह बनाई है। एक बात अब आपको बताते कि राष्ट्रीय राजनीति में इनका नाम उभरने के पीछे एक बहुत बड़े कारण है। आज कांग्रेस में इतने एक्टिव, इतने पॉपुलर ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता की कमी है। इस कमी को पूरा करने वाले रमन सिंह से अच्छा कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग का बड़ा महत्व है। वहां पर ओबीसी वर्ग से पूरी पार्टी बनी है और कई बार सत्ता में तक रही है। तो अगर ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा अगर कांग्रेस के साथ या प्रियंका जी के साथ वहां उनके सपोर्ट में जाता है और अपनी छत्तीसगढ़ की जो सरकार की छवि, देखो छत्तीसगढ़ की सरकार की चाहे कोई अच्छा माने, बिल्कुल, अगर इस कद का नेता अपनी लकीर को दूसरे की लकीर से बड़ा बताए तो क्या इसका फायदा ही होगा या नुकसान भी हो सकता है? देखिए, इसका एक चीज तो है, इसका नुकसान नहीं होगा। मैं अभी बोल रहा हूं, रमन सिंह जी जो भी वहां बोलेंगे, क्योंकि मुद्दा यूपी का नहीं है, मुद्दा छत्तीसगढ़ का अगर आप बोलते हैं उसका क्या मतलब है? वहां की पब्लिक को इससे क्या लेना देना कि आप वो तो साहब कि आप स्वाभाविक उनके विपक्ष हैं, आप वहां उनके खिलाफ बोलेंगे या उनकी बात को नहीं करेंगे, ये चीज आप अलग बात है। क्या ये थोड़ा है कि रमन से भूपेश बघेल जाके वहां पर पूरे छत्तीसगढ़ की कहानी बोलते हो? नहीं, वो तो चेहरा ही अपने आप में कहता है, वो तो कांग्रेस की बात कहते होंगे कि हाँ ऐसा देखिए, ये देखो, वो तो अपने आप कांग्रेस का मैसेज जाता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छे का फायदा मिलेगा और बुरा कर रहे हैं तो बुरी का नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन रमन सिंह जी को इससे अगर वहां पर उनको जगह मिलती है तो कहीं ना कहीं एक रास्ता रमन सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में जाने का आता है। वो डिजर्विंग लीडर हैं। रमन सिंह जी छोटा मोटे नेता नहीं है, लेकिन वक्त है कि अभी उनका साथ केवल छत्तीसगढ़ में जो 2018 में विधानसभा में एक बड़ी हार, इसके पीछे बड़ा इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो चमका है वो देश की राजनीति में कहीं ना कहीं चमकता हुआ नजर आया है और यही वजह है कि कोशिश इस तरफ भी हो रही है। मैं लौटता हूं संजय जी, सवाल यहां पर यह भी उठता है कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई उसके पहले तक हम ये देखते थे कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देते थे और सरकार जाने के बाद क्या कोई खास वजह ऐसी रही कि उनकी सक्रियता में थोड़ी कमी हुई? क्योंकि सरकार मध्य प्रदेश में भी गई थी लेकिन शिवराज जी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए, सरकार महाराष्ट्र में भी गई लेकिन उसके बाद भी एक्टिविटी लगातार पूर्व मुख्यमंत्री की देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ? कोई खास वजह रही? संगठनात्मक कोई ढांचे में परिवर्तन हो गया था, उसमें कहीं कोई दिक्कतें आई थी या फिर कोई और वजह रही कि सक्रियता थोड़ी सी कम नजर आई? देखिए दीपेश जी, सबसे पहले मैं एक बात को आपको कहूं कि देखिए राजनीति में स्थायी तौर पर कोई सत्ता में नहीं रहता है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। लेकिन हमने एक रिकॉर्ड स्थापित किया मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात के साथ साथ कि छत्तीसगढ़ में जो कभी मध्य प्रदेश के समय में ये कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, वहां 15 वर्षों तक एक ही मुख्यमंत्री कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, यहाँ 2.5 साल की लड़ाई हो रही है ना, इसकी भी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि वो व्यक्ति डॉक्टर रमन सिंह, इसकी स्वीकार्यता आज यहाँ पर एक बार खड़ा है, स्वीकार नहीं कर रहा है। वो राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश जी जाए या जहां जाए, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है। कांग्रेस के अंदर खाने में भी ये बातचीत चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब सत्ता आती, सत्ता चली जाती। अब एक अलग अलग नेता होते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व होता है काम करने का। वो सरल सौम्यता के साथ में राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं पूरे देश के अंदर में। देखिए आज जब कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं रमन सिंह जी की हैसियत नहीं है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया। आज भूपेश बघेल जी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता इस विषय पर, लेकिन 15 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नहीं है, ये दर्द है। राष्ट्रीय स्तर पर वो कोई पदाधिकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात कहना जो उन्होंने कह दिया कि नहीं इस वजह से हो सकता है, वो हास्यवक में कहे, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आदमी घबराता है, जब आदमी को लगता है सामने वाला आदमी मुझे कहीं डोमिनेट नहीं कर दे, इसलिए वो पर टीका टिप्पणी करता रहता है। और मुझे
लगता है यही भूपेश बघेल जी लगातार करते हैं। होना तो ये था कि हम विपक्ष में हैं, हम मुख्यमंत्री पर लगातार आरोप लगाते, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा 2 साल में कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहले टिप्पणी आती है, डॉक्टर अमन के पास में काम नहीं है, डॉक्टर अमन मुस्कुराकर उसको स्वीकार कर लेते हैं, ये नहीं उसका प्रतिकार नहीं करते। लेकिन जब व्यक्ति डरता है, कोई पार्टी डरती है, तो तमाम प्रकार के हमले करती है, उसको टारगेट करती है कि इसको कैसे बदनाम किया जाए, और वही काम चल रहा है। दूसरा विषय जो आप कह रहे थे कि जो सत्यप्रकाश जी ने कहा, उन्होंने कह दिया इस बात को। आज कांग्रेस में लीडर का अभाव है। मुख्यमंत्री 1-2 गिने चुने हैं, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे, कांग्रेस की नजरों में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन लीडर का अभाव है, केंद्रीय नेतृत्व इनके पास में नहीं है। मजबूरी है कि मुख्यमंत्रियों को बुलाकर किसी चुनाव में, और जहां तक अभी बात हो रही थी, हमारे सुरेंद्र जी कह रहे थे ना कि उसके मॉडल तो हमने देख लिया ना। बिहार में ड्यूटी लगी थी भूपेश बघेल जी की, असम में तो पूरा चुनाव ही संभाल रहे थे, और कहकर आए थे कि मैं तो सरकार बना कर आ रहा हूँ। लौट कर रायपुर जब आए थे तो कहा कि मैंने विदाई करके आ गई है कांग्रेस सरकार की। तो मुझे लगता है कहने से कुछ नहीं होता, जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी चुनाव। मेरा सवाल संजय जी ये है कि क्या 2018 के बाद डॉक्टर रमन सिंह की सक्रियता में क्या कोई थोड़ी बहुत कमी आई है, और अगर आई है तो उसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल कहीं सक्रियता नहीं। इसको भी एक कहना चाहिए कि कृत्रिम रूप से बनाकर उसको प्रोजेक्ट करने का काम किया मीडिया के माध्यम से, सरकार के नुमाइंदों ने, कि इनकी छवि को, आपको याद होगा कि डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर हमला हुआ, पारिवारिक हमला हुआ, उनके पुत्र ने ये किया, दामाद ने ये किया, उसके बाद तमाम प्रकार के घोटालों की बातचीत हुई, SIT की बात आई। अर्थात वो जो छवि वो क्रैश करने का जिस तरीके से प्लान वे में टूल किट था ना, कांग्रेस का टूल किट, उसका एक माध्यम था कि ये छवि को जब तक हम खराब नहीं करेंगे, और आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी सिरदर्दी यही छत्तीसगढ़ में कि इनकी छवि भी खराब नहीं हुई, तो इनकी विदाई 2023 में तय है। इसलिए ये सब काम हुआ, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। आज भी वो उसी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा एक और विषय आपने छेड़ दिया था, तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा अगर समय है तो उस पर भी चला जाते हैं। सुरेंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि संगठनात्मक लिहाज से संजय जी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी बात कही है कि बीजेपी संगठनात्मक लिहाज से इतनी मजबूत है कि एक व्यक्ति 15 साल तक एक पद पर बना रहता है, मुख्यमंत्री के तौर पर होता है, और उसकी स्वीकार्यता पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता तक रहती है। क्या यह संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस में इसका अभाव नजर आता है? यही वजह है कि इस तरह की बातें बार बार उछलती हैं? दीपेश जी, संजय भाई ने एक बात कही, उस बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने ये कहा कि सत्ता आती है, सत्ता जाती है, और लोग बदलते रहते हैं। ये एक संसार का लोकतांत्रिक व्यवस्था का नियम है। हमने 70 साल इस देश में शासन किया है, लगभग पूरे राज्यों में शासन किया है, और समय समय पर कई किस्म की चुनौतियां आती रही। कभी जातिवाद की चुनौती आ गई, कभी संप्रदाय की चुनौती आ गई, और निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि हमारी सरकारों की संख्या कम है हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति निश्चित रूप से चिंतनीय है, और उससे उबरने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए ही तो सब प्रयास किए जाते हैं। राजनीतिक दल इसीलिए तो होते हैं कि देश के सामने जो समस्या है, देश के सामने जो चुनौती है, पार्टी के सामने जो समस्या है, पार्टी के सामने जो चुनौती है, उसको स्वीकार करें, उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। संगठन की दृष्टि से कांग्रेस कमजोर नहीं रही है, मगर ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन की प्रणाली अलग है, और हमारे संगठन की प्रणाली अलग है। हमारे संगठन की प्रणाली में थोड़ी छूट अधिक है। तो इसलिए नहीं, तो क्या इस छूट का फायदा नेता उठाते हैं और बार बार आरोप लगाते हैं, बार बार आला कमान से मुलाकात करने के लिए ग्रुप के साथ चले जाते हैं, यही वजह है? नहीं, मेरा छूट का तात्पर्य मेरा ये है कि इसमें एक जो विचार की जो स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की जो स्वतंत्रता है, निश्चित रूप से कभी-कभी इतनी स्वतंत्रता सर कि बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़ जाएं? देखिए, इतनी स्वतंत्रता की पार्टी के मंच पर एक विधायक दूसरे विधायक के साथ मारपीट करने लगे, इतनी स्वतंत्रता कि थाने में बैठकर एक विधायक दूसरे विधायक के खिलाफ गाली गलौज करने लगे। दीपेश जी, जब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदलती है तो अनुशासन की कार्रवाई होती है, और कांग्रेस में भी इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूं
कि देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, देश के पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने वाली पार्टी कमजोर नहीं है, इसको कमजोर नहीं, होना यही भी तो नहीं फिर दुख चाहिए। होता है ना सर कि देश को एकजुट करने वाली पार्टी में अगर एकजुटता दिखाई न दे तब फिर संगठन नहीं, कहाँ है? दिखेगी। मैं सर समय का अभाव है, दिखेगी। संक्षेप में अपनी बात करिए। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश के पास जाऊंगा, बोलिए सर, संक्षेप में अपनी बात करिए। नहीं, मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ जी कि आप निश्चिंत रहिए। कांग्रेस के पास अपने विचार है, कांग्रेस के पास अपना अतीत है, कांग्रेस के पास अपना इतिहास है और कांग्रेस की अपनी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सारी चीजें आपको दिखाई बिल्कुल देखने को मिलेगी। अब डॉक्टर सत्यप्रकाश, समय का अभाव है, अब 30 सेकंड में मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में इस तरह की स्थितियां हैं कि संगठनात्मक लिहाज से अगर एक व्यक्ति पर 15 वर्षों तक के लिए कार्यकर्ता विश्वास करते हैं और वहीं 4 साल में इस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है तो फिर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कांग्रेस को? जी 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 दीपेश जी, अविभाजित मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की संगठन को गढ़ा है तो कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल और कैलाश सारंग जी ने गढ़ा है, जिसमें हिंदुत्व का जो पुट डाला है वो दिलीप सिंह जी देव ने डाला है। यानी कि ये लोग को छत्तीसगढ़ में भाजपा गढ़ने का श्रेय जाता है, लेकिन रमन सिंह के सीएम बनने के बाद रमन सिंह ने वहां पर भाजपा की बयार को इतना चलाया कि 15 साल तक जो मैं संजय जी की बात से सहमत हूँ कि भाजपा का नहीं कांग्रेस का गढ़ होती थी। 90 सीट जो छत्तीसगढ़ की होती थी, लेकिन उसके बाद भी अगर 15 साल तक एक नेता वहां पर बना रहा, जी बिल्कुल, तो वो वाकई में मायने रखता है और उसका कद कहीं ना कहीं बड़ा है और उस कद के लिहाज से डॉक्टर रमन सिंह को एक बार फिर काम मिला। लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो उनकी सक्रियता की वजह से है तब फिर अपनी राय हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।